देखो अपन पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु घाटी की कलाएं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी की कलाओं में अपन पढ़ रहे थे कि कैसे किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में इसका विकास किया गया, कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने इसकी खोज की, अपन ने पढ़ा था। आपने लिखा भी होगा, ये आप कॉपी और पेन साथ में रखा करो जिससे कि आप तुरंत उसको लिखते रहो कि कौन से सभ्यता कहाँ किसकी खोज हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक है। अपन देखो अपन पढ़ रहे थे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सभ्यताएं हैं जो हैं, इन सभ्यताओं में अपने को ऐसे कुछ पौराणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनके माध्यम से अपने को लगता है कि पौराणिक काल से ही चित्रकला का विकास चलता आ रहा है, पौराणिक काल से ही चित्रकला का प्रचार प्रसार होता आ रहा है। देखो अपन ने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये था कि जो इतिहास से भी पुराना काल था उससे पहले भी चित्रकला का विकास हुआ, उसे प्रागैतिहासिक कला कहा गया और वही कला थी। तो इस प्रकार इस सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखा जाता है और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इसको ऐसे माना जाता है कि हाँ इस समय भी चित्रकला का या कला का प्रयुक्त रूप से प्रचार प्रसार हो रहा था, इस समय भी चित्रकला विस्तृत मानी जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे चित्रकला का विकास प्रसार होता रहा, उसी में आती है सिंधु घाटी की सभ्यताएं। सिंधु घाटी की सभ्यताओं में अपने को ऐसे एक चित्र प्राप्त हुए, मूर्तियां प्राप्त हुई, ऐसे ऐसे कलात्मक मृद भांड जैसे बर्तन प्राप्त हुए जिन पे कलाएं अंकित की गई है, उनके बारे में अपने को यहाँ चित्रण और उसकी ही अपने को यहाँ पर कला को देखने को मिलेगा, वही चीज अपने को पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे अपन एक सारणी बनाई थी और सारणी के माध्यम से अपन ने पढ़ा था कि हड़प्पा की खोज किसने की, ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, इसकी खोज किस वर्ष में हुई थी, ये ऐसे कुछ लिखा था अपन ने। उसको दोबारा लिखने की जरूरत है क्या? उसको दोबारा लिखा जाए या उसको समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया सर। है? समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। देखो अपन इसमें पढ़ेंगे अब आगे सिंधु घाटी सभ्यता की कलाओं में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कलाएं विकसित हुई थी। तो शुरू से चैप्टर स्टार्ट है अपना और चैप्टर के माध्यम से पढ़ रहे हैं अपन, पॉइंट टू पॉइंट ले रहे हैं। किसी के पास बुक होगी अगर किताब है तो वो भी देख लेंगे, अपन पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे अपन पत्थर की मूर्तियां। पत्थर की मूर्तियां तो यहाँ से कौन कौन से पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई, ऐसी कौन कौन से क्या हुआ। तो देखो यहाँ पर पत्थर की मूर्तियों में दो मूर्तियां प्रमुख है, दो मूर्तियां हैं। वो दो मूर्तियां भी कौन सी हैं? पुरुष धड़, पुरुष की दो पुरुष आकृतियां प्राप्त हुई है, दो पुरुष मूर्तियां प्राप्त हुई है अपने को, ठीक है। इसमें से एक है जो जिसका नाम है पुरुष धड़, मतलब पुरुष का एक धड़ प्राप्त हुआ है अपने को, टूटा हुआ धड़ है वो प्राप्त हुआ है जो बहुत कलात्मक दृष्टि से बहुत अच्छा है। और एक है दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। देखो पत्थर की मूर्तियां पढ़ रहे हैं, पत्थर की मूर्तियों में सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनमें से दो मूर्तियां सबसे मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, वो है पुरुष मूर्तियां, दो पुरुष मूर्तियां। उसमें से एक है पुरुष धड़ और एक है पुरुष दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। एक है पुरुष धड़ और एक है दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। ये दो मूर्तियां कलात्मक दृष्टि से प्रसिद्ध है। वैसे यहाँ पर कांसे की मूर्तियां बनी है, मिट्टी की मूर्तियां भी बनी है, मिट्टी के खिलौने भी बने हैं, यहाँ पर कांसे की ढलाई भी की जाती थी, वो भी अपन आगे इसमें टॉपिक आएगा वो पढ़ेंगे अपन। और इसमें पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो उस समय प्रागैतिहासिक काल के समय में भी पुरुष आकृति हूबहू मूर्ति के रूप में ऐसे की ऐसे बनाई जाती थी, ठीक है। स्त्री आकृतियां भी हैं, स्त्री आकृतियों का भी विकास ज्यादा हुआ था इस समय और पुरुष आकृतियों का भी विकास इसमें हुआ। तो देखो आगे इसमें जो दो मूर्तियां हैं वो चर्चित ज्यादा है। पुरुष आकृति है जो चूना पत्थर से बनी हुई है। देखो पुरुष जो धड़ है वो चूना पत्थर से बना हुआ है, ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कौन से पत्थर से बना हुआ है? तो चूना पत्थर। जो चूना का पत्थर आता है ऐसा ही नॉर्मल पत्थर आता है जिसको
जो जल्दी टूट जाता है, ठीक है, वो चूना पत्थर से पुरुष धड़ की आकृति बनी हुई है। ये आप याद रखेंगे, ये मोस्ट बात है। पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है, और वो पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है तो वो पुरुष धड़ की मूर्ति किस पत्थर से बनी हुई है? चूने पत्थर से, चूना पत्थर से, ठीक है। और दूसरी मूर्ति है दाढ़ी वाले पुरुष की, जो आवक्स मूर्ति, आवक्स का मतलब सामने, आवक्स का मतलब हो गया कि जैसे ऐसे मैं खड़ा हूं तो ऐसे में जस्ट सामने ही मूर्ति बना दी जाए, इतनी थी, ठीक है। पासपोर्ट साइज, जिसको आवक्स चित्र बोलते हैं, पासपोर्ट साइज जो अपना अगर फोटो लिया जाए तो वो यहाँ तक रहता है लगभग, तो वो पासपोर्ट साइज जो मूर्ति बनाई जाती है उसे आवक्स मूर्ति या आवक्स चित्र कहा जाता है। तो ये दाढ़ी वाली योगी की मूर्ति, एक तो ये कहेंगे कि ये आवक्स है, ठीक है। और दूसरी, ये सेल खड़ी के पत्थर से बना है, सेल खड़ी, एक सेल खड़ी पत्थर आता है, बहुत मजबूत पत्थर आता है, काले रंग का पत्थर होता है, उस पत्थर से इस दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति का निर्माण किया गया है, सेल खड़ी पत्थर से। ये याद रखेंगे, ये दो बातें इसमें मुख्य रूप से याद रखेंगे। पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है जो चूना पत्थर से बना हुआ है, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो आवक्स है, और वो सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है, ठीक है। इसके बाद में अपन जैसे दाढ़ी वाले पुरुष को धार्मिक, जैसे दाढ़ी वाले पुरुष के बारे में, जैसे पुरुष धड़ है, इसके बारे में अपन ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि इसके बारे में क्या है कि पुरुष धड़ का सिर्फ धड़ ही है, चेहरा नहीं है उसका, धड़ ही शेष बचा है। तो उसका धड़ शेष होने के कारण उसमें ज्यादा अपन उसमें कलात्मकता नहीं देख सकते कि उसमें कलात्मक गुण क्या क्या है। लेकिन इसमें इस दाढ़ी वाली योगी की जो मूर्ति है, इसमें पूरा चेहरा दिखाया गया है, इसको आवक्स बनाया गया है, तो इसमें कुछ कलात्मक रंग ढंग दिखाए गए हैं, और वो कलात्मकता क्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा। तो दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति है, इसमें क्या है कि इसमें बेल बूटे लगाए गए हैं, फूल, त्रिफूल या फूल। देखो, एक इसके ऊपर जो मूर्ति है, इसके ऊपर एक चद्दर, एक सोल ओढ़े हुए बनाया है, जैसे यहां से यहां तक ऐसे सोल ओढ़े हुए, ऐसे सोल ओढ़े हुए बनाया। तो ऐसे सोल ओढ़े हुए बनाया, तो वो जो सोल ओढ़ा हुआ है उसने, उस पे त्रिफूल या फूल है, ऐसा फूल बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे उसमें फूल बने हुए हैं, त्रिफूल या फूल, ठीक है। ऐसे पूरी मूर्ति के जितना भी वो सोल ओढ़ रखा है उन्होंने, उस सोल पे ऐसे त्रिफूल या फूल बनाए गए हैं। तो उसकी विशेषताओं में एक बात हो गई कि ये त्रिफूलिया या त्रिफूल इस पे बनाए गए हैं। दाढ़ी वाले योगी के जो धार्मिक व्यक्ति है, इस पे आवक्स मूर्ति पे त्रिफूलिया दिखाए गए हैं। देखो, इसको, इस मूर्ति को धार्मिकता से जोड़ा गया है, धार्मिक मूर्ति माना गया है। धार्मिक मतलब या तो कोई पुजारी, या तो कोई पुजारी माना गया है इसको, भाई कोई पुजारी है या तो, ठीक है, या फिर ये धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। या फिर जैसे पुजारी है, पुजारी की मूर्ति है, पुजारी की मूर्ति क्यों मानी गई? क्योंकि ये धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके माथे पे एक गोल गोल सा तिलक बनाया गया है इस मूर्ति के, ठीक है। दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाई गई है, तो इस हिसाब से ये किसी पंडित या किसी पुजारी की प्रतिमा भी लगती है। तो इसको दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा तो बोलते ही है, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति तो बोलते ही है, इसके साथ इसको पुजारी की प्रतिमा भी कहा जाता है, पुजारी की प्रतिमा, ये याद रखना। तो कई बार पूछ लिया जाता है पुजारी की प्रतिमा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो अपने को मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से, जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, देखो कि इसमें इस आवक्स मूर्ति को सोल ओढ़े हुए बनाया गया है, ये अपन ने बात की है। ये एक तो धार्मिकता से जोड़ा गया है, इसको वे धार्मिक मूर्ति माना गया है। एक इसको आवक्स मूर्ति को सोल ओढ़े हुए बनाया गया है, ये दूसरी बात है। सोल बाएं कंधे से ऊपर से और दाहिने भुजा के नीचे से, बाएं कंधे से ऊपर से, बाएं कंधे के ऊपर से यहां से आके दाहिने भुजा के नीचे तक ऐसे सोल ओढ़ा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे सोल ओढ़ा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। सोल त्रिफूलिया नमूने से सजा है, त्रिफूल जो अभी मैंने बताया था, त्रिफूल से बना हुआ है, ये त्रिफूलिया बनाए गए हैं, इसके ऊपर त्रिफूल बनाए गए हैं। तो ये त्रिफूल पूरे सोल पे बनाए गए हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। ये इसकी कलात्मकता है। इसके बाद में दाहिने भुजा के नीचे डाली गई सोल त्रिफूलिया बनी हुई है। इसमें आंख कुछ लंबी, लंबी कैसे, जैसे चेहरा के अकॉर्डिंग आंख नहीं है, लंबी आंखें हैं, ऐसे लंबी आंखें बनाई गई है, बहुत लंबी आंखें, ठीक है। त्रिफूलिया और लंबी आंखें, ये विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन। देखो एक बार पत्थर की मूर्तियां पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें पढ़ रहे हैं अपन दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, ठीक है। तो दाढ़ी वाले
योगी की प्रतिमा। इसको पुजारी की प्रतिमा भी कहा जाता है। इसको पुजारी की प्रतिमा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको धार्मिक मूर्ति भी कहा जाता है। इसमें बाएं कंधे से दाहिनी भुजा के नीचे तक शॉल दिखाया गया है, शॉल बनाया गया है। शॉल बनाया गया है। नेक्स्ट, शॉल में त्रिफुलिया नमूने बनाए गए हैं या चित्र मान लो। ये अपन इसकी मूर्ति की विशेषता पढ़ रहे हैं। कभी भी पूछ लिया जाता है दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति के बारे में बताइए, तो ये अपने को लिखना है सारा। इसलिए मैं आपको लिख के एक डिटेल दे रहा हूं इस मूर्ति की, सारी मूर्ति की डिटेल की, किस मूर्ति में क्या है, इस मूर्ति की क्या विशेषता है, क्या नहीं है। ठीक है। इसके आगे, यह एक आवक्ष प्रतिमा है। यह एक आवक्ष प्रतिमा है। यह भी बताऊंगा, सारी एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको क्या क्या है। यह एक आवक्ष प्रतिमा है। इसमें देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें आंखें लंबी बनाई गई हैं। इसमें आंखें लंबी बनाई गई हैं। इसके अलावा आदि बंद दिखाई गई हैं। इसमें आंखें अध खुली बनाई गई हैं। आंखें अध खुली बनाई गई हैं। इसके अलावा मूर्ति को ध्यान अवस्था में बनाया गया है। ध्यान अवस्था में, मूर्ति को ध्यान अवस्था में बनाया गया है। इसके अलावा नाक, देखो और पढ़ रहे हैं इसकी विशेषता। नाक सुंदर बनी है। नाक सुंदर बनाई गई है। इसके अलावा इसमें होठ कुछ आगे निकले बनाए गए हैं। होठ कुछ आगे निकले बने हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें होठ जो बनाए हुए हैं, इनके बीच में रेखा जो है वो गहरी बनाई गई है। ठीक है, तो वो भी अपने को इसकी विशेषता में लिख सकते हैं। होठों के बीच गहरी रेखाएं बनाई गई हैं। होठों के बीच में गहरी रेखाएं बनाई गई है, बीच की रेखा बहुत गहरी बनाई गई है। इसके अलावा इसके अंदर दाढ़ी व मूछ गहरी बनाई गई है। गहरी बनाई गई है मतलब बहुत घनी दाढ़ी बनाई गई है, घनी गहरी दाढ़ी बनाई गई है इसमें। ठीक है। इसके अलावा कान बड़े व, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको अपन लिख लेंगे, कान बड़े बनाए गए हैं।
ठीक है, तो ऐसे इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, और एक विशेषता और रह गई इसकी, जैसे बालों के बीच में, जैसे बालों के बीच में मांग निकाली गई है, बीच में टाल निकाली गई है, इसकी बीच में मांग होती है जिसकी, है ना, तो बालों के बीच में मांग बनाई गई है। बालों में जैसे बीच की मांग बनाई गई है, और सिर के चारों ओर एक पट्टा बंधा है। सिर के चारों ओर एक पट्टी नुमा एक पट्टा बंधा है। ठीक है, और दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद है। दाहिनी भुजा पर बाजूबंद है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद बनाया गया है। ठीक है, और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बनाए गए हैं, छोटे छेद बनाए गए हैं चारों ओर, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए है, अर्थात गले में हार बनाया गया है। ठीक है, ये दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा की सारी बात अपन ने पढ़ी है। ठीक है ना, एक एक बात को अपन, एक एक लाइन को अपन मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये क्या है, क्योंकि अभी तो अपन ने सिर्फ लिखा है, आपने सुना है, समझ में कुछ आया कुछ नहीं आया। एक एक लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, वापस देखना एक बार आप। देखो, दाढ़ी वाली योगी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई, अपने को पता है, हड़प्पा कालीन मूर्ति है। ठीक है, तो दाढ़ी वाले जो योगी की प्रतिमा, इसकी क्या क्या इसमें, जैसे पूछा जाए दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, तो ये सब लिखना पड़ेगा अपने को, ये सारी बातें इसमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो दाढ़ी वाले योगी में इसको पुजारी की प्रतिमा भी कहा जाता है, इसको पुजारी की प्रतिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है किसी मंदिर की पूजा अर्चना करने वाला पुजारी हो, या फिर घर में किसी को कुछ दान दक्षिणा मांगने वाला पुजारी हो। ठीक है, ऐसे कुल मिला के एक पुजारी की प्रतिमा भी मानी जाती है। इसके अलावा धार्मिक मूर्ति भी कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है तो इसको धार्मिकता से जोड़ा जाता है कि उस समय कोई ऐसा धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला एक व्यक्ति हो, जो लोगों के बीच में, सभी लोगों के बीच में जा जाकर और धर्म का प्रचार प्रसार करता हो। ठीक है, तो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला कोई धार्मिक व्यक्ति भी हो सकता है, तो उसको धार्मिक व्यक्ति की मूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, बाएं कंधे से दाहिनी भुजा के नीचे तक एक सोल बनाया गया है। बाएं कंधे के ऊपर से यहां से लिया गया है और यहां तक नीचे तक और पीछे से ऐसे एक सोल बनाया गया है, जिसके ऊपर त्रिफूलिया आकार के फूल बनाए गए हैं, जिसके ऊपर त्रिफूलिया आकार के फूल बनाए गए हैं। ये याद रखेंगे आप। सोल त्रिफूलिया नमूने चित्रों से बना हुआ है, जो अपन ने बात कर ली है कि सोल के चारों तरफ त्रिफूलिया आकार के फूल बनाए गए ऐसे वाले। ठीक है, इसके बाद में सोल त्रिफूलिया हो गया। यह एक आवक्स प्रतिमा है, सामने से बनी हुई प्रतिमा है, पीछे से बनी हुई है लेकिन सामने से अपने को दिखाया गया है, प्रतिमा बनी हुई है। पूरी मूर्ति अलग है ये तो अपन कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन आवक्स मूर्ति मतलब सामने की तरफ उसकी ज्यादा सजावट की गई है, पीछे की तरफ ध्यान नहीं दिया बैक पोर्शन पे, लेकिन आगे की मूर्ति को आवक्स रूप दिया गया है, अच्छे से बनाया गया है, नाक कान ये अच्छे से बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसके बाद में इसमें आंखें लंबी बनाई गई हैं, लंबी आंखें बनाई गई है। जैसे चेहरा अपने को पता है भाई, चेहरा यहाँ तक ही है, मान लो ये चेहरा है, ये है आंखें, ये नाक हो गया, ये अपन मान लें। ठीक है, ऐसे मान, लेकिन इसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या है, जैसे ऐसे चेहरा है मान लो, तो उन्होंने ऐसे लंबी आंखें बनाई है। ठीक है, चेहरे से भी बाहर निकली हुई ऐसे लंबी आंखें। ठीक है, तो ऐसे लंबी आंखों का इसमें प्रयोग किया गया है, लंबी आंखों का विस्तार इसमें किया गया है। देखो, लंबी आंखें हो गई, इसमें आंखें अधखुली बनाई गई है, अधखुली, लगभग, ऐसे नहीं कि पूरी, जैसे अपन क्या बनाते हैं, ऐसे आंखें बना दी अपन और ऐसे आंखें बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आंख बनाई, लेकिन वो अधखुली आंखें हैं। अधखुली का मतलब ऐसे, ऐसे कुछ आंखें। ठीक है, अधखुली सी आंखें बनाई गई है, यहाँ पलकें बना दी और अधखुली सी आंखें बनाई गई है, मतलब बंद लगभग। तो ये इसमें अधखुली आंखें भी बनाई गई है। ठीक है, और मूर्ति को ध्यान अवस्था में ऐसा लगता है कि किसी ईश्वर के ध्यान में मग्न हो, ईश्वर का ध्यान कर रही हो ये मूर्ति, ऐसा इसमें बनाया गया है। तो इस मूर्ति को ध्यान अवस्था में भी
बनाया गया है, ध्यान अवस्था भी मानी जाती है। हो गया यहाँ पे। नाक सुंदर बनाया गया है, बहुत अच्छा नाक बनाया गया है इसमें, ठीक है। जैसे नाक में सुंदरता कैसे, बड़ा व लंबा नाक बनाया गया है, बड़ा व लंबा नाक ऐसे, ठीक है। ये बड़ा और लंबा नाक बनाया गया है इसके अंदर, सही है। होठ कुछ आगे की ओर निकले हुए, होठ कुछ आगे की ओर निकले हुए, कैसे, जैसे ये अपन ने बहुत बार बना के देखा है, नाक हो गया और ये होठ हो गए ऐसे। तो ये होठ है, ये आगे की ओर निकले हुए बनाए गए हैं। ये हो गई अपनी बात। होठों के बीच की गहरी रेखा, ये जो बीच की लाइन है ये बहुत गहरी और मोटी बनाई गई है। ये जो रेखा है ये बहुत गहरी और मोटी बनाएगी बीच की रेखा को, ठीक है। इसके बाद में रेखाएं, होठ में गहरी रेखाएं बनाई गई। दाढ़ी व मूछ गहरी बनाई गई है, बहुत अच्छे से गहरे रूप से दाढ़ी दिखाई गई, लंबी लंबी लाइनिंग करके इसमें दाढ़ी मूछ दिखाई गई है, ठीक है। तो मतलब लंबी लंबी गहरे गहरे लाइनिंग करके इसमें दाढ़ी व मूछ को दिखाया गया है। कान बड़े बनाए गए हैं, बहुत विशाल आकार कान बनाए गए इनके, बहुत बड़े बड़े कान, ठीक है। ऐसे करके कुछ इसमें बहुत अच्छे बड़े से कान बनाए गए हैं, ठीक है। बालों के बीच में मांग बनाई गई है, बीच की मांग बनाई गई है बालों के अंदर, ठीक है, तेरे नाम वाली। तो बीच की मांग इसमें बनाई गई है, ओके। गले में हार बनाया गया है, गले के अंदर इसमें डॉट डॉट, और इन्होंने क्या किया है, गले के अंदर सिर्फ ऐसे बिंदु किए हैं, डॉट छेद बड़े बड़े, जिससे ऐसे लगता है भाई इसके गले के अंदर हार पहना हुआ है। सिर के चारों ओर एक पट्टा बंधा हुआ बनाया गया है, सिर के चारों ओर पट्टा बनाया गया है, एक इतना बड़ा पट्टा बंधा हुआ बनाया गया है इसके सिर के चारों ओर, ठीक है। इसके अलावा दाहिनी भुजा पर बाजूबंद, दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद, एक त्रिफूल या एक बाजूबंद बनाया गया है चौड़े आकार में, ठीक है। एक चौड़े आकार में एक पट्टी से बांधी गई है जिसको बाजूबंद कहते हैं, वो बाजूबंद भी बनाया गया है। ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कोई समस्या है आप लोगों को तो उसको मिटा देता हूं अब मैं, या आप लोगों को समझ में आ गया सारा। इसमें जो दाढ़ी वाली योगी की प्रतिमा है उसको अपन ने पढ़ा है, ऐसे ही अपन इसमें आगे पढ़ेंगे कि ये लोग कैसे तांबे की मूर्तियां बनाते थे, हैं, तांबे की मूर्तियों का प्रसार करते थे, ये कैसे कांसे की ढलाई करते थे, इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। पर कांसे की ढलाई, कि कैसे एक कांसे की ढलाई करके ये लोग मूर्तियां बनाते थे, कैसे एक कांसे के मूर्तियों को बिल्कुल हूबहू व्यक्ति की तरह एक कांसे को बना देते थे, कांसे को कैसे बनाते थे, उस कांसे की ढलाई के बारे में अपन इसमें अब पढ़ेंगे, ठीक है ना, कांसे की ढलाई। तो नेक्स्ट अपना जो बिंदु होगा वो कांसे की ढलाई। कांसे की ढलाई, ठीक है। देखो जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मूर्तियां बनाई पत्थर की भी कांसे की भी। तो कांसे की पत्थर की मूर्ति को उन्होंने क्या किया, छेनी हथौड़े से इनसे प्रयोग करके इन्होंने बना दिया होगा, लेकिन कांसे की मूर्ति इन्होंने कैसे बना दी, तो उस कांसे की मूर्ति के बारे में भी अपन इसमें पढ़ेंगे। अब वे कांसे की मूर्ति का निर्माण किस प्रकार हुआ, ठीक है ना। देखो कांसे की ढलाई कैसे की जाती थी इसकी अपन बात कर रहे हैं। कांसे की ढलाई में क्या होता था ये अपन डिटेल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते थे, उस समय के लोग मोम की एक प्रतिमा बनाते थे, मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी, मोम की प्रतिमा बन गई। मोम की प्रतिमा, मोम तो आप लोग सब जानते ही होंगे। तो पहले सबसे पहले एक मोम की प्रतिमा बना लेते थे, और मोम की प्रतिमा बनाकर और उस पर क्या करते थे, उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था, लेप किया जाता था। उस पर क्या किया जाता था, लेप किया जाता था। अब ये लेप वो क्या करते थे, जैसे ये मोम की प्रतिमा बनाकर इसके ऊपर मिट्टी का लेप किया, तो लेप हो गया मिट्टी का,
मिट्टी का लेप हो गया, तो लेप होने के बाद में ये इस मोम की प्रतिमा को गर्म करते थे, गर्म करते थे। पहले इन्होंने मोम की प्रतिमा बनाई, उसके ऊपर मिट्टी से पूरे आवरण को, मोम की प्रतिमा बना ली अच्छे से, और उसके ऊपर क्या करते थे, मिट्टी लगा लेते थे। मिट्टी जो चिकनी मिट्टी होती थी उसका उसके पूरे के ऊपर लेप लगा लेते थे। ठीक है, अच्छे से लेप लगा लिया बिल्कुल, और लेप लगाकर उसको, मिट्टी के जो लेप लगाकर उसको गर्म करते थे, और उस लेप के अंदर से एक बारीक छेद निकाल देते थे, एक बारीक छेद निकाला जाता था उसमें। ठीक है, ये छेद निकाल दिया, तो जैसे ही वो छेद निकाला और उसको गर्म किया, तो वो पिघला, मोम पिघलेगा, गर्म होगा तो पिघलेगा ही। तो जैसे उसको मोम को, मूर्ति को गर्म किया, तो उस मिट्टी के आवरण से, मिट्टी का आवरण तो सूख गया था, तो सूखने के बाद में उसको गर्म किया, तो उस छेद से सारा मोम पिघल के बाहर आने लग गया, और पूरा उस छेद से पूरा मोम क्या हुआ, मोम बाहर आ गया। ठीक है, मोम बाहर हो गया सारा। अब मोम बाहर हुआ तो वो एक सांचा बन गया अच्छे से। और फिर क्या करते थे, ये कांसे को पिघलाते थे, कांसे को पिघलाया, और पिघला के उसी छेद से उस मिट्टी का जो आवरण बचा हुआ था उसके अंदर इसको भर दिया जाता था। उसके अंदर, समझ गए होंगे आप लोग, मिट्टी का आवरण बना हुआ था। अरे, मोम की प्रतिमा बनाई, और मोम की प्रतिमा बनाकर उस पर मिट्टी का लेप कर दिया, लेप करके उसमें एक बारीक सा छेद निकाल के मिट्टी के लेप में, और उसको गर्म करते थे। ठीक है, तो जैसे उसमें आग में पकाया, उसको गर्म किया, तो वो मोम पिघल के सारा बाहर निकल गया, और जो वो छेद था जिससे मोम बाहर निकला है, उसी छेद से क्या किया इन्होंने, कांसे को पिघला के उसमें डाल दिया, और वो पूरा भर गया, उसको रख दिया जाता था। जैसे ही वो ठंडा हो जाता था, बिल्कुल ठंडा, तो वो ठोस पदार्थ बन गया। ठोस पदार्थ बनने के बाद में क्या करते थे, ये मिट्टी के आवरण को सारे को हटा देते थे, मिट्टी का जो भी लेप किया हुआ था उसको सबको हटा देते थे ये लोग। तो मिट्टी को, लेप को इसने सबने हटा दिया, और वो एक कांसे की प्रतिमा बन जाती थी। ऐसे इस कांसे की प्रतिमा का निर्माण ये लोग करते थे। कांसे की प्रतिमा, मोम की प्रतिमा बनाकर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर, और लेप चढ़ाकर उसको एक छेद निकालकर गर्म कर देते थे। उस गर्म करने के बाद उस छेद से वो सारा मोम पिघल के बाहर आ जाता था, और मोम जहां से निकलता था उसी छेद से कांसे को पिघलाकर उसमें डाल दिया जाता था, और जैसे ही उसको ठोस होने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता था। जैसे वो ठोस हो जाता, ठंडा हो जाता, बिल्कुल ठोस बन जाता, तो उसकी मिट्टी का जो आवरण चढ़ाया था, मिट्टी का लेप जो अपने चढ़ाया था, वो सारा उतार दिया जाता था, और उतार के एक मूर्ति का निर्माण हो जाता था। सही है, इसमें कोई समस्या है क्या? निर्माण हो गया। ऐसे एक श्रेष्ठ मूर्ति का निर्माण कैसे होता है, ये अपन ने अभी देखा है, अपन ने जाना भी है कि मोम को पिघलाकर उसमें, ये हमेशा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि किस प्रकार कांसे की ढलाई की जाती है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मोम की मूर्ति बनाई, उसके ऊपर अपन ने मिट्टी का आवरण चढ़ाया, मिट्टी का आवरण चढ़ा के उसको सूखने के लिए रख दिया। जैसे सूख गया उसको गर्म किया, गर्म करके एक छेद में से सारा, एक छोटा सा छेद किया, छेद के अंदर से सारा पिघला हुआ मोम बाहर आ गया। उसी छेद से अपन ने क्या किया, वापस कांसे का जो पिघला हुआ गाढ़ा पदार्थ है उसमें उसको डाल दिया, उसको सूखने के लिए रख दिया। जैसे वो बिल्कुल सूख जाता है उसको, तो ठोस बन जाता है, उसको उठाया, उसमें से जो मिट्टी का आवरण चढ़ा हुआ था उसको सारे को उतार दिया, और सारा मिट्टी का आवरण उतरने के बाद में एक अपने पास में श्रेष्ठ कांसे की मूर्ति का निर्माण हो गया। अच्छी कांसे की मूर्ति एक प्रतिमा बन गई। कोई दिक्कत है किसी को? अब तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है, ठीक है। देखो, कांसे में मनुष्य और जानवर, जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो इसमें कांसे की ढलाई से मनुष्य और जानवर दोनों की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। मनुष्य की भी प्रतिमा बनाई जाती थी और जानवरों की प्रतिमा बनाई जाती थी। वो उसी तरीके से मोम को बनाकर फिर उसी तरीके से सारा बनाया जाता था इसमें। ठीक है, इसमें से जो पशु और मानव आकृति बनती थी, उसमें मानव आकृतियां श्रेष्ठ मानी जाती थी। मानव आकृतियां बहुत अच्छे से चित्रित करते थे ये लोग, मतलब बहुत अच्छे से कांसे की ढलाई में मानव आकृतियां बनाते थे। तो इस प्रकार मानव आकृतियां श्रेष्ठ मानी गई हैं। इसमें एक लकड़ी की मूर्ति, सॉरी, एक लकड़ी की प्रतिमा, लकड़ी की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई है, लेकिन वो ज्यादा इसमें आपकी मैटर नहीं करती, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा एक जो कांसे की ढलाई में बनी हुई है, कांसे की ढलाई में एक नृत्यरत औरत का एक मूर्ति मिली है, नृत्यरत, जिसको नाचती हुई लड़की का मूर्ति शिल्प कहा जाता है।
ठीक है, तो अपन इसमें जैसे कल पढ़ेंगे अपन, अभी तो अपना टाइम भी ओवर हो चुका है, तो कल अपन सब तुरंत ज्वाइन कर जाएंगे और अपन पढ़ेंगे नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की ढलाई में कैसे की जाती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सही है? कल सब टाइम से आ जाएंगे।